Good morning student, it's your bio classes and today we will discuss the rest topic related to the heart, that is double circulation and cardiac cycle. So let's discuss the topic. See, what is double circulation? Double circulation or double circulatory system is related to the blood passing through the heart twice as a circuit. मतलब सर्किट के जैसे एक फ्लो में ही ब्लड का दो बार हार्ट से पास ऑन होना. दैट सेंस बॉडी से हार्ट में ब्लड जाएगा, ठीक है. क्यों जाएगा? फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है. और हार्ट से लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन एंड लंग्स टू अगेन हार्ट, और हार्ट वापस बॉडी में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो ये हार्ट का रोल यहाँ पे 2 टाइम्स हो जा रहा है ना, बॉडी से हार्ट में जाना एंड देन हार्ट में ही लंग्स से वो ब्लड आएंगे. तो ये दो बार जो सर्किट का सर्कुलेशन हो रहा है, सर्किट में ही सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, इसे ही हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. देयर इज अ 2 टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम. सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम फिशेस में मिलता है. फिशेस में क्या होता है ना, आप जानते हो कि जब ब्लड फिश के बॉडी के अंदर इनसाइड में इन करता है तो क्या होगा, ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और इसी डायरेक्शन में वापस CO2 को एक्सपेल्ड आउट करेगा. जैसे गिल से उसे फिल्टर करेंगे और उसे एक्सपेल्ड आउट कर देंगे. तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं. वो सिंगल सर्कुलेशन में ही मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करता है. ये डबल यानी कि 2 डायरेक्शन में काम करते हैं, इसलिए इट हैज़ अ 2 स्टेजेस ऑल्सो. सी व्हाट्स दैट. हियर इज़ अनदर डेफिनेशन एज यू से, और शॉर्टली भी आप लिख सकते हो जैसा पहले बताया गया. यहाँ पे एक डायग्राम है, मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूँ कि कैसे वो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में. तो यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, ब्लू कलर शोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट लंग्स में पंप करेगा. ओके, देन लंग्स से इसका प्योरिफिकेशन होकर जब ये हार्ट में वापस आ रहा है तो हार्ट इसे बॉडी में पंप करेगा, पूरे होल बॉडी में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ये ब्लड का सिस्टमैटिक डायग्राम है कि ब्लड कैसे फ्लो करते हैं, बट ये साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होते हैं, ठीक है. मैं सिर्फ एक सर्किट में आपको बता रही हूँ. जैसे बॉडी में ये हार्ट में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट द सेम टाइम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पंप करता है. बस फ़र्क इतना है, ठीक है. Here are 2 stages. First stage called pulmonary circulation and second stage called systematic circulation. पल्मोनरी वर्ड आप जहाँ भी देखोगे हमेशा ध्यान रखना, इट्स रिलेटेड टू द लंग्स. ओके, यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ फ्लो करेगा फॉर द प्योरिफिकेशन. अगर लंग्स की तरफ फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली वो प्योरिफिकेशन के लिए फ्लो करेगा. दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब उसका ऑक्सीजनेशन होना चाहिए. अगर वो ऑक्सीजनेट होंगे लंग्स के थ्रू, जब ये प्योरीफाइड हो जाएंगे तब जाके वो लेफ्ट ऑरिकल में पोर्ट कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे. ओके, द होल प्रोसेस इज़ रिलेटेड विद द लंग्स, सो इट्स कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये अपर पार्ट जो है ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है. और सेकेंड वन है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. अब जो फर्स्ट पार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन है तो ऑब्वियस सेकेंड पार्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा, ठीक है. तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, एओर्टा रिसीव द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब यहाँ अपर साइड में यानी कि आर्टरियम साइड में ब्लड आ चुके हैं पहले, यू हैव टू सी कि जब यहाँ पे ब्लड आ चुके थे तो अब क्या है, ब्लड एओर्टा के थ्रू वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. एओर्टा ने ब्लड ले लिया, ठीक है, अब उसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया. ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का फर्स्ट पार्ट, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे थ्रो करेंगे. सी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेंड इट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. फिर यहीं से जब गैसेस एक्सचेंज होगा जो बॉडी में, अब O2 का यूटिलाइजेशन हो गया एंड देन गैसेस एक्सचेंज होगा, तो यहाँ से जो O2 है अब वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. बॉडी के हर एक सेल ने उसे यूटिलाइज़ किया है तो ऑब्वियस है CO2 का एवोल्यूशन होगा और वो फिर से हार्ट में जाएंगे
दैट इज़ द अनदर पार्ट, दैट इज़ राइट ऑरिकल आर्ट्रियम, जहाँ पे वो जाएंगे और हार्ट उसे वापस से फिर आगे पंप करेगा। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ और ये है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन रिलेटेड विद द लंग्स, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन रिलेटेड टू द बॉडी, और इन दोनों में ही क्या प्रेजेंट रहेगा, कॉमन, हार्ट, ओके। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। नाउ कम टू द, हियर इज़ अनदर डायग्राम। अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स में आप डायग्राम देखना, जो प्रीवियसली ये वाला जो आप अभी मैं डिस्कस कर रही थी, अगर आपसे नहीं हो पाएगा ऐसा तो आप इससे भी बना सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख के उसे डिनोट कर सकते हो कि बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गए, ये ब्लू पार्ट ये सोच कर रहा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एंड देन गोज़ टू द लंग्स, देन हियर इज़ अ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, and then it's come to the heart and heart distributed to the whole part of the body। आप इसको लिख के भी डिनोट कर सकते हो और डायग्राम बना के भी डिनोट कर सकते हो, ओके। now come to the cardiac cycle, it's a most prominent questions जो बार बार पूछे जाते हैं कि एक्चुअली डायस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है। तो मैं इसके स्टेजेस बता दे रही हूँ, आपको उतना जानना नहीं है लेकिन आप जानो इस चीज़ को, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी वेस्ट नहीं होता है, ये जानना चाहिए, ओके। हियर इज़ अ कार्डियक साइकिल जो ह्यूमन हार्ट परफॉर्म करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आई जस्ट डील इट। हियर इज़ इट कंसिस्ट 2 periods, one during which the heart muscle relax, that is called diastole, and following the period of contraction। रोबोस्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है रोबोटिक कॉन्ट्रैक्शन, रोबोट जैसे वर्क करता है ना, जस्ट लाइक दैट, उसे सिस्टोल कहते हैं। दैट मीन्स ये दो जो पीरियड है इसमें क्या कहेंगे, एक को कहेंगे डायस्टोल और दूसरे को कहेंगे सिस्टोल। अब ये डायस्टोल और सिस्टोल जो है ये 2 periods है, मतलब इन 2 वेज में यहाँ काम होता है, ह्यूमन हार्ट वर्क करते हैं, बट इसके भी अपने बहुत स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का डायस्टोल और सिस्टोल ये भी बाइफर्केट किया गया है। सी एवरेज सिंगल बीट, मतलब हार्ट की बीटिंग 1 मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट होती है, ऐसा कहा जाता है। इन अडल्ट एंड चिल्ड्रंस इट्स वेरी करते हैं। तो जो सिंगल बीट होती है 72 टाइम्स का एक बीट जो है, वो जो बीट है उसे 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल का मतलब होता है कि ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ओके। दोनों को एक साथ यहाँ डायस्टोल कहा गया कार्डियक डायस्टोल में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड देन आर्ट्रियल सिस्टोल, दैट मीन्स आर्ट्रियम, दोनों पार्ट जो आर्ट्रियम के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकुलर रीजन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सी हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ हार्ट, जिसमें दोनों पार्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसे आर्ट्रियल सिस्टोल कहेंगे। ये दोनों पार्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और जब ये दोनों पार्ट्स रिलैक्सेशन फेज में होंगे तो हम उसे कार्डियक डायस्टोल कहेंगे। अब ये आपके दिमाग में आ रहा हो कि दोनों एक टाइम में रिलैक्स कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी, here you see some points। Heart has fully expanded and when it contract 70 to 75 beats per minute। See it's a new latest updates इन नेट की 70 to 75 बीट्स पर मिनट होते हैं। पहले के टाइम में 72 टाइम्स पर मिनट आपको बुक्स में मिलेगा, तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं करना, ये लेटेस्ट अपडेट है तो आप इसको भी लिख सकते हो, भी क्या इसे ही लिखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। ये 0.5 टू 0.3 ऐसे डिवाइडेड है, 0.5 फॉर सिस्टोल एंड 0.3 फॉर डायस्टोल। रिलैक्सेशन फेज बहुत कम होता है। वेट आई एम जूमिंग द टॉपिक। इस टॉपिक से डायग्राम से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, होप सो आपको दिख रहा हो।
यहाँ पे आप सेंटर पे देखो, आर्टियल सिस्टोल दिया हुआ है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड आर्टियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जब दोनों रिलैक्सेशन फेज में है, जैसे आर्टियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकुलर उस समय रिलैक्स करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसा टाइम आता है कि जब ब्लड से पंप होता है और वो एक दूसरे चैम्बर में जाता है, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है जब वो चैम्बर्स में जा रहे हैं, इट्स 0.3 सेकेंड, वो सिर्फ अप एंड डाउन जाते हैं। ठीक है, पंप होते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है ये रिलैक्सेशन फेज है उनका, जो ये वर्क करते हैं, ये दोनों मिल के वर्क करते हैं। तो जब आर्टियम ये रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकुलर जब ये रिलैक्स कर रहा है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ कार्डियक डायस्टोल। ओके, उसके बाद जब ये दोनों रिलैक्स कर रहे थे, ब्लड पंप हो चुका है बॉडी में भी एंड लंग्स में भी, तो फर्स्ट स्टेज आता है आपका आर्टियल सिस्टोल। जब ब्लड बॉडी से आ जाएगा तो पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा जिस समय वेंट्रिकुलर, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर रीजन है वो रिलैक्स कर रहा है। यहाँ सिर्फ आर्टियल सिस्टोल हो रहा है, दैट मीन्स दोनों आर्टियम राइट और लेफ्ट दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब पंपिंग हो रही थी ब्लड की तो सेम टाइम में कब, जब दोनों पार्ट्स रिलैक्स हो रहा था तो पंपिंग हो रही थी उस समय, और इसमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप हो रहा था सिर्फ। सेम टाइम में इसमें भी फिल होगा, उसमें भी फिल होगा। तो जब ये पंपिंग हो चुकी है और फिलअप हो चुका है ब्लड, तो आर्टियल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से अब ये ब्लड वेंट्रिकुलर रीजन में आ जाएंगे। अब यहाँ आर्टियल सिस्टोल फिनिश हो गया कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अब आर्टियम क्या है, वो रिलैक्स करेंगे। सी, अब वो रिलैक्स करेंगे और वेंट्रिकुलर रीजन, अब इनका इनका चांस है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पंप हो जाएगा अपने डायरेक्शन में, वेंट्रिकल से जिधर से भी वो ब्लड पंप करते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों रीजन में, एक बॉडी में जाएगा एक लंग्स में जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों वर्क एक साथ होते हैं। ना कम टू द ब्लड प्रेशर। बीपी की प्रॉब्लम आजकल कॉमन है और इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए सबको। बीपी दैट मीन्स ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से ब्लड पंप होता है ना, और उस प्रेशर की वजह से जब ब्लड वेसल्स पे उसके वॉल पे, ब्लड वेसल के वॉल पे जब उसका प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो हम उससे ब्लड प्रेशर करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लड जब फ्लो करते हैं वेसल्स में तो उसके वॉल पे जो प्रेशर लगता है ब्लड के थ्रू पंपिंग के समय, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि ज़रा सा फ्लक्चुएशन डिस्टर्ब कर सकता है ब्लड प्रेशर को, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होते हैं लोगों को, नॉर्मली ये कहा जाता है फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर होता है एंड मैन हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, बट सम टाइम इट्स वेरी, किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी होता है फीमेल में। Here you see the normal blood pressure 120/80 mmHg। ठीक है, आप इसको ऐसे डिनोट करोगे। और ये mmHg 120/80, ये जो वर्ड्स है, ये डिजिट क्या शो करते हैं, जैसे आप सिस्टोल और डायस्टोल आप समझ चुके हो, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg होना चाहिए। ठीक है, इट्स डिनोटेड बाई मेजरिंग डिवाइसेस। और डायस्टोलिक प्रेशर वो 80 mmHg होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है कि 120 से वेरी करके 130 हो गया और ये 85 हो गया, दैट इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर केस। और अगर ये लो हो जाते हैं तो दैट इज़ लो ब्लड प्रेशर। अब ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि ब्लड प्रेशर मतलब वेरी करता है, तो ये कैसे समझेंगे कि ये ब्लड प्रेशर वेरी कर रहा था। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। फर्स्टली ना स्वेटिंग बहुत होती है, हाई ब्लड प्रेशर में बता रहे,
लो ब्लड प्रेशर में चक्कर बहुत आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, यू हैव टू चेक। और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, होप सो आप समझ रहे हो कि सिस्टोलिक प्रेशर में जब ऑट्रियम और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसका जो ब्लड है पंप होने का, जो जो ब्लड पंप हो रहे हैं, उससे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वाल्व पे, ब्लड प्रेशर के वाल्व पे, उसे यहाँ डिनोट किया गया है, ठीक है। और जब वो रिलैक्स कर रहे हैं तो ब्लड ना धीरे धीरे स्लो होता है, उसका प्रेशर धीरे धीरे स्लो होता है जब वो रिलैक्स करेंगे तो उसका भी अपना एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में ही उसे रिलैक्स होना चाहिए। अगर ये वेरी करते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हाई या लो होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सी इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग डिवाइस विच मेज़र द ब्लड प्रेशर, इसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, सी स्फिग्मो, ठीक है, मैनोमीटर। नैनोमीटर आप फिजिक्स में करते हो, फिजिक्स में यह सुना हो, आगे पढ़ना है आपको। और यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये मेनली ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। इसमें इन्फ्लेमेटेड रबर कफ होते हैं और जो हम आर्म पे बांधते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। और एक ग्रेजुएटेड स्केल का ये रहता है मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, जिसमें मरकरी फिल रहता है, जैसे थर्मोमीटर होता है ना, इस ग्रेजुएटेड स्केल मरकरी इसमें फिलअप रहता है, और यही सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर को मेज़र करता है। तो यहाँ पे डायग्राम है, आप थोड़ा सा समझ सकते हो यहाँ से। आई जस्ट ट्राई, यहाँ से आपको समझ में आए। सी, जब ब्लड प्रेशर को नापते हो, मैं डिजिटल डिवाइस की बात नहीं कर रही हूँ, आज के टाइम में डिजिटल डिवाइस बहुत हो गए, बहुत से आ गए, लेकिन उसमें भी कफ को यूज़ किया जाता है, रबर कफ जो होते हैं, जो जिसे हम अपने आर्म पे बहुत टाइटली बांधते हैं। तो यहाँ पे भी है, हियर इज़ अ रबर कफ, ठीक है। जब हम इसे बहुत टाइटली बांधते हैं, और कहा जाता है टाइटली बांधना भी चाहिए, और आर्म्स के पास ही नॉर्मली, क्योंकि जब हार्ट के पास ब्लड पंप होता है ना, तो यहाँ से हम उसके मतलब इंटेंसिटी, जो ब्लड का प्रेशर है, जो वो वॉल पे लगा रहा है, ब्लड वेसल के वॉल पे जो वो प्रेशर लगा रहा है, उसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, जो नॉर्मली लेफ्ट हैंड में हम करते हैं तो इट्स क्वाइट बेटर, ठीक है। तो जब हम रबर कफ को बहुत टाइटली बांधते हैं तो सी, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है इसमें। और जब ये बहुत टाइटली बंद हो गया, दैट मीन्स यहाँ से अब ब्लड का फ्लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। इससे हार्म नहीं होगा बॉडी को, क्योंकि बॉडी के पास यूटिलाइज करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे ब्लड्स होते हैं, बट थोड़ी देर के लिए, उससे ज़्यादा देर करोगे तो मे बी सम प्रॉब्लम इज़ देयर, मतलब सफोकेशन होती है, घुटन होने लगती है बहुत से पेशेंट को। इसे टाइटली बाइंड करना है, ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर जैसे ही आप इसे रिलीज़ करोगे, मतलब कि आप इसे पंप करना बंद करोगे, पंपिंग मशीन जो वाल्व रहता है, और मतलब बंद करोगे इन सेंस कि आपको वो पंपिंग करते करते वो आपको रिलीज़ करना है। और ये ब्लड वेसल धीरे धीरे, जब जैसे ही धीरे धीरे ब्लड इसमें फ़्लो करने लगेगा, तो ये ब्लड वेसल्स ओपन होने लगेंगे, ठीक है। सी अगेन, ये जो ब्लड वेसल है ये धीरे धीरे ओपन होगा यहाँ से, पहले वो कॉन्ट्रैक्टेड था, अब वो ओपन हो रहा है, और वो जब फुल्ली ओपन हो जाएगा एज इट इज़ वो जैसे था, तो उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, उसका जो प्रेशर लग रहा है उस आर्टरी पे, तो उसका ही मेज़रमेंट यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके ये देखते हैं कि नॉर्मली हार्ट की बीटिंग सही जा रही है कि नहीं, ये टॉपिक है आपका। यहाँ पे भी इस डायग्राम में सेम चीज़ ही बताई गई है, यहाँ पे बस मेंशन किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डायग्राम को डाला है। हियर इट इज़, यहाँ पे ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो रहा है, वेट, यहाँ ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो रहा है। और जब हम रबर कफ को यहाँ पे बहुत टाइटली बांधते हैं तो सी, यहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक गया है, सी ये वाइट दिखेगा आपको, हाँ ब्लड का फ्लो रुक गया है। और जैसे जैसे उसकी हम पंप करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, कि यहाँ पे से धीरे धीरे
जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था ब्लड वेसल वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा और ब्लड को नीचे के डायरेक्शन में पंप करना स्टार्ट करेगा। सी हेयर इज डायग्राम, वो पंप जैसे जैसे करते जाएगा ये ग्रेजुएटेड स्केल का मरकरी अपसाइड जाएगा और उस उसके पर्टिकुलर मेजरमेंट को बताया कि उसमें जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं उसमें ब्लड का प्रेशर कितना लग रहा है। इस चीज़ को यहाँ भी डिनोट किया गया है, नीचे साइड में आप देख सकते हो। कम टू द हार्ट डिजीजेस। नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं हार्ट डिजीज़ में हार्ट अटैक के बारे में, जैसे हाइपरटेंशन जिन्हें होती है या बीपी की प्रॉब्लम। नॉर्मली हम कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम जिन्हें है, हाइपरटेंशन जिन्हें है, वो हार्ट अटैक से ज़्यादा मतलब प्रॉम्प्ट करते हैं, उनमें ये अटैक्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल फॉर दैट पर्सन्स। यहाँ पे मैंने दो डिजीज़ को मेंशन किया है, दैट इज़ हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। एक्चुअली बोथ द टर्म्स आर द सेम। बहुत सारे स्टूडेंट इसे सेम लेते हैं बट इसमें बहुत ड्रास्टिकली चेंज भी है। ठीक है, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा डेंजरस कार्डियक अरेस्ट होता है एक्चुअली। पहले आप डिफरेंसेस समझ जाओ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सी, बहुत से लोग इसे इंटरचेंजेबल नेम्स में लेते हैं कि दोनों सेम ही है। हार्ट अटैक इज़ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज़ ब्लॉक्ड। दैट मीन्स अगर हार्ट में ब्लड कहीं से जा रहा है तो वहाँ पे कहीं ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना या फिर मे बी देयर इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन वहाँ जम जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा, तो वो ब्लॉक होता है यहाँ पे। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट की मेल फंक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो अचानक से ही बंद हो जाएगा विदाउट एनी रीज़न, और डॉक्टर से फाइंड आउट ही करते रह जाएंगे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आई है। तो देयर इज़ अ समथिंग डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे हार्ट ब्लॉकेज को आप कहीं से पता लगा सकते हो, कहीं से, जैसे कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हार्ट की पंपिंग कहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ब्लड कहीं पंप नहीं हो रहा है सही से तो वहाँ पे हमें जैसे झिंझिनाहट होती है ना, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है, तो इस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन हार्ट कार्डियक अरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। इसे फाइंड आउट करने में इतना टाइम चला जाता है कि उसे क्योर करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। देयर इज़ अ सम बेसिक डिफरेंस इज़ दैट कि जो ये ब्लड सप्लाई है हार्ट अटैक में, ये सडनली ये स्टॉप हो जाएगा हार्ट को। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है ना, हार्ट स्टॉप बीटिंग एज अ होल, मतलब हार्ट की कोई पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी, मान लो कि ऐसे नोडी बाई चांस बीट नहीं कर रहा है, इम्पल्स गेन नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मली वो इंस्ट्रूमेंट देते, डिवाइस देते जहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं हार्ट को ताकि उसकी बीटिंग वापस आ सके। उसकी बीटिंग तो उस समय वापस आ गई मान लो, तो ऐसे नोड का वर्क तो हो गया, बट स्टिल उस टाइम के लिए हुआ, तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं दे सकते क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी उससे इंजर्ड हो सकता है। उसके इफ़ेक्ट से, न्यूरॉन के इफ़ेक्ट से कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक तभी के लिए कि बीटिंग उसकी वापस आ सके। ऐसे नोड की प्रॉब्लम तो एक टाइम के लिए सॉल्व भी हो सकती है, बट अगर एवी नोड वर्क नहीं कर रहे हैं या आर्टरियम नहीं या वेंट्रिकुलर कोई भी पार्ट अगर वर्क नहीं कर पाए, एंड यू नो हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम आइज़ के बिना रह सकते हैं, ईयर्स की हियरिंग के बिना रह सकते हैं, इवन टंग्स के बिना रह सकते हैं कि टंग नहीं है तो चलो बोल नहीं पाते लोग, लेकिन हार्ट की बीटिंग स्टिल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर इसे फाइंड आउट करने में ही काफ़ी टाइम चला गया तो उस पर्सन का क्योर होना इम्पॉसिबल है। सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड विद द हार्ट। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग देन देयर इज़ अ डिस्कशन सेशन, हम डिस्कस करते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें। till then, keep study and do your study honestly. Thank you.